हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो गोरखपुर डिवीज़न का जो मैंने हाफ पार्ट वीडियो बनाया है, जो कि 83 नंबर का टेस्ट सीरीज़ था, 55 तक उसमें बना के आपको जो है वीडियो बना के दिया गया था। 56 से लेके चलेंगे और 110 तक इसको ख़त्म करेंगे। और वो जो 83 नंबर का टेस्ट है ये वॉल्यूम 9 में है, जो कि हम 10-10 टेस्ट का एक वॉल्यूम बनाते हैं। तो ये वॉल्यूम 9 है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ इसमें 88 तक टेस्ट हो चुके हैं, 89 नंबर का और 10 नंबर का। ये ओल्ड वाला है, ये नहीं है। 89 और 90 नंबर का टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होगा वॉल्यूम 9 रेडी हो जाएगा। अभी कोई भी आदमी इसको मांगिएगा नहीं, क्योंकि अभी मिलेगा नहीं। जैसे ही 90 नंबर का टेस्ट कंप्लीट होगा उसके 1-2 दिन बाद जो है वॉल्यूम 9 कंप्लीट हो जाएगा। और जिन लोगों ने उस टेस्ट में भाग लिया होगा उनको पूरा ये जो है वॉल्यूम मिल जाएगा। इसमें जो है ये क्वेश्चन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर का जो है वर्कशॉप का AWM एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। नॉर्दर्न रेलवे जो RCF कपूरथला पंजाब है उसका क्वेश्चन होगा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर वर्कशॉप का क्वेश्चन होगा, जो कि अभी आपको कराया जाएगा। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है रेल व्हील प्लांट बेला का भी इसमें क्वेश्चन होगा। साउथ सेंट्रल रेलवे लालागुड़ा वर्कशॉप जो है, जो कि रैंकर कोटा का एग्ज़ाम है, 24 फरवरी को हुआ था, उसका जो है एग्ज़ाम है, उसका भी क्वेश्चन रहेगा। लालागुड़ा वाला जो क्वेश्चन है वो रैंकर कोटा का था, जो कि 24 फरवरी को आयोजित की गई थी। उसके बाद जो एक मॉडल पेपर से हमने टेस्ट लिया था, ठीक है, मॉडल पेपर से टेस्ट लिया था, जो कि JEE और AWM दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है AME एग्ज़ाम है, उसका क्वेश्चन से हमने टेस्ट लिया था। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे जो है गुंतकल डिवीज़न का क्वेश्चन था, उसका भी हमने टेस्ट लिया था। बाकी ये दो जो है कॉपी पेस्ट में आ गए हैं। जैसे ही 89 नंबर का और 90 नंबर का टेस्ट कंप्लीट होगा आपको वॉल्यूम 9 बनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। 83 नंबर टेस्ट जो है शुरू करते हैं। ये कौन सा टेस्ट है? ये है 81। ये कौन सा है? 82। चलिए 80 नंबर टेस्ट सीरीज को 55 तक आपको कंप्लीट करा दिया गया था। बाकी 56 से शुरू करेंगे और 110 क्वेश्चन पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि विश्लेषण किया जाए। यही क्वेश्चन है। चलिए हम कुछ आगे ही चले गए। 56 से शुरू करेंगे इसको। चलिए, ये क्वेश्चन जो है मटेरियल से रिलेटेड कुछ 8-10 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डील करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और मटेरियल वाले क्वेश्चन से कैसे जो है पार पाना है, कैसे उसको बनाना है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन से। इन द शीट मेटल ऑपरेशन शीर स्ट्रेस इज इंक्लूडेड इन। जो शीट मेटल जो ऑपरेशंस होता है, मतलब शीट मेटल के साथ कटिंग या फिनिशिंग या कुछ भी जो करते हैं, उसमें कहता है शीर स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन। मतलब जो है जो काटने वाला जो होता है, जैसे ये शीट मान लें कि ये शीट है, ठीक है, और इस तरह के शीट हैं या इस तरह के भी हो सकते हैं, इस तरह के शीट है, और हमको इसमें से गोल एक चक्का के आकार का कुछ निकालना है, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको पंचिंग या ब्लैंकिंग इस तरह से काम करके इसको निकाला जाता है, ठीक है। ऊपर से एक जो है पंचिंग, इसको स्पीड से इस पर जो इस पर मारा जाएगा और ये जो गोल कलर जो है कट के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क पीस, ये जो है वर्क पीस होगा, मतलब ज़रूरत का ये सामान होगा, और ये स्क्रैप होगा, ठीक है। तो इसमें जो है दिया हुआ है, पंचिंग भी दिया हुआ है, ब्लैंकिंग दिया है, ट्रिमिंग भी है, सबका मिला जुला वही काम है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें कि इसमें ब्लैंकिंग जो है, ब्लैंकिंग उसमें वर्क पीस, ये वाला वर्क पीस होता है, ये वाला, ये ब्लैंकिंग में, और स्क्रैप ये वाला होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पंचिंग अगर होगा, पंचिंग अगर पंचिंग में, ठीक है, इस तरह से गोल गोल निकालते हैं, तो पंचिंग में क्या होगा, ये स्क्रैप हो जाएगा। कुछ डिज़ाइन अगर बनाना है, जैसे कि बोर्ड बनाना है या किसी तरह का कुछ डिज़ाइन बनाना है जिसमें कि ये सब बोल्ट के लिए कटिंग करना है, या उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट आएगा तो ये सब कटिंग करना है, तो ये सब स्क्रैप हो जाएगा और ये जो है वर्क पीस हो जाएगा। तो इसमें दोनों में ही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ट्रिमिंग है। ट्रिमिंग में क्या होता है कि एक्सटर्नल जो मेटल है, जैसे कि मान लें हमने कोई बकेट बनाया, स्टील का बकेट बनाया, लेकिन स्टील का बकेट डाई के अनुसार ढाल दिया, बन गया, लेकिन कुछ जो एक्सटर्नल पार्ट्स भी उसमें आ जाते हैं। इस तरह से अगर बकेट बनाया, ठीक है, शायद इसे ही बनता होगा,
तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स आ गया, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स आ गया, या यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स आ गया, तो उसको छाँटने के लिए जो है यूज जो काम ऑपरेशन किया जाता है उसी को ट्रिमिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सबका वही काम है, इसलिए इसका 56 जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो प्रेरित करता है, जिसको काटने वाला जो सामान होता है, मतलब कि पंच है, इसको जो जिस पर जो बल लगता है वो किस ऑपरेशन में लगता है, तो ये सभी में वही होता है, यही इसका अर्थ है, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 57। इन फॉलोइंग ऑपरेशंस आर टू परफॉर्म ऑन ए जॉब विच वुड बी परफॉर्म फर्स्ट। देखिए इतना ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो कौन सा काम पहले करेंगे, तो ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले जो है ये जानना होगा कि ये सब ऑपरेशन होते क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑपरेशन होता क्या है। जैसे ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग आप जानते हैं कि ड्रिल करना मतलब ड्रिल बिट से ड्रिल, किसी भी शाफ्ट या किसी भी मेटल पर ड्रिल जो करते हैं उसी को ड्रिल बिट कहते हैं। तो ड्रिलिंग भी तो आप सभी जानते ही होंगे। ये बोरिंग कुछ लोग कम जानते होंगे। बोरिंग क्या होता है कि होल को जो है लार्ज करना, जैसे एक एक वर्क पीस हो गया, मतलब इसमें पहले से ड्रिल किया हुआ है लेकिन इसको और थोड़ा इधर और इधर बड़ा करना है, होल को और बड़ा करना है, तो उसको बोरिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है काउंटर सीकिंग आपसे पूछेगा, काउंटर सीकिंग क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये सब आपको डिफिनेशन जानना चाहिए, और ये क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल जो जेई या एडब्ल्यू की एग्ज़ाम है तो उसमें आते हैं। तो आपको पूछेगा काउंटर सीकिंग। काउंटर सीकिंग हमने इससे पहले जो बताया था पार्ट 1, उसमें भी कुछ क्वेश्चन था। काउंटर सीकिंग का मतलब होता है, जैसे एक वर्क पीस है, इसमें ड्रिल से होल कर दिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें आप बोल्ट लगाएंगे तो बोल्ट का जो है कुछ पार्ट्स यहाँ आ जाएगा नट बोल्ट का। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि इस तरह से एक और जो है शेप बनाया जाता है, उसी को काउंटर सीकिंग कहते हैं। और कोनिकल होता है, कोनाकार होता है, कोनिकल होता है। ठीक है, तो उसी को काउंटर सीकिंग कहा जाता है। उसके बाद क्या है, टैपिंग है। टैपिंग है कि लैपिंग है, टैपिंग है। टैपिंग में क्या होता है कि जो कटिंग अगर हो गया, जैसे कि ये वर्क पीस है, ठीक है, इसमें थ्रेड ड्रिल से होल हो चुका है, लेकिन अब इसमें बोल्ट जो है टाइट करना है, कसना है, यहाँ तक अगर कसना है तो इसमें इंटरनल थ्रेड कटिंग होता है, अंदर से थ्रेड कटिंग होगा ताकि जो है नट बोल्ट उसमें आसानी से आ जाए, तो इसको जो टैपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ड्रिलिंग ही करेंगे, क्योंकि बोरिंग तो उसको बड़ा करेंगे। काउंटर सीकिंग ड्रिलिंग के ऊपर जो है एक शेप बनाएंगे, और टैपिंग जो है अंदर थ्रेड काटेंगे, तो ये ड्रिलिंग ही सबसे पहले काम करेंगे, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ में आ रहा होगा आपको। 58 नंबर क्वेश्चन है, सीट मेटल ड्राइंग ऑपरेशन इज यूज टू मेक। सीट मेटल का जो ड्राइंग ऑपरेशन है, सीट मेटल से बनाना है, समझिए ये बात को, इसमें ये समझना है कि जो मेटल से कोई चीज़ बनाना है तो ये कौन सा काम करेंगे कि उस मेटल से उस चीज़ को बनाएंगे। ठीक है, ड्राइंग के थ्रू। तो देखिए वायर बनाने के लिए कोई ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, और वायर सीट मेटल से नहीं बनते हैं, उसके लिए जो है पिघला के अलग से तो वायर बनाया जाता है। ठीक है, कप शेप पार्ट, जो कप का शेप पार्ट है, जैसे कप है, या आपने कोका कोला या थम सब कुछ पिए होंगे, तो उसमें भी जो है मेटल से, अभी जो केन वाले जो आते हैं वो मेटल से ही यूज होते हैं, तो उन सब के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, ये सही है। ट्यूब्स जो है, ट्यूब तो आप जानते हैं कांच का होता है या प्लास्टिक का भी होता है, तो सीट मेटल, इसमें मेटल जैसे ही लिख दिया है तो इसमें ये आएगा नहीं। रोड्स में मेटल की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप ये क्वेश्चन देख के स्किप करके आगे निकल सकते हैं, यदि आपने एक बार नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा तो। लेकिन अब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर आप इसको बनाएंगे। ठीक है, जब भी आप टेस्ट देते हैं तो हर क्वेश्चन को पढ़िए। आप ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, बहुत लोगों के मैंने देखा है कि 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा तो उसको छोड़ के स्किप करके आगे चल गए, कौन हल्का है उसको बनाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, हर क्वेश्चन को पढ़िए। हर क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्वेश्चन ध्यान में रहेगा, और जैसे ही आंसर आपको मिलेगा तो आंसर क्वेश्चन दोनों ध्यान में आ जाएगा, और एग्ज़ाम में आप जो है अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो टेस्ट जो है ध्यान से दिया कीजिए। हल्के क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर से ही हल्का क्वेश्चन मिलेगा। एग्ज़ाम में भी जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, हो सकता है ऊपर से 10 क्वेश्चन ही आपको डिफिकल्ट मिल जाए, लेकिन 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन ज़रूर ईजी होगा, या उससे पहले भी आपको ईजी मिल सकते हैं।
तो एग्ज़ाम में कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। अगर डिफ़िकल्ट है तो कम मेरिट जाएगा, सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। आसान है तो सबके लिए आसान होगा। 59 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक? कौन सा जो है अधिक इलास्टिक, मतलब लचीला सबसे ज़्यादा कौन है? तो आपको ये रबर लग रहा होगा, लेकिन रबर है नहीं, स्टील है। ठीक है, इसका स्टील आंसर है, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या है? फॉर ए डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज मेजर्ड ऑफ। जो है डक्टाइल मटेरियल में जो टफनेस जो होता है वो किससे मेजर करते हैं, कैसे किससे मापते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या है कि एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। फ्रैक्चर से पहले जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है उसी को टफनेस कहा जाता है, उसी को टफनेस से सूचित किया जाता है। तो इसका बी हो जाएगा, 60 का बी हो जाएगा। 61 देखिए। The property of material which enable it to resist fracture due to high impact load is known as। मतलब सामग्री का वह गुण जो इसे उच्च प्रभाव भार के लिए फ्रैक्चर का प्रतिरोध करने में सक्षम बनाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो जो है टफनेस कहलाता है, टफनेस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज। किसी पदार्थ की डक्टिलिटी को कैसे परिभाषित करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो डक्टिलिटी ये परिभाषित करने के लिए, डक्टिलिटी को परिभाषित करने के लिए उसमें क्या कैसे करेंगे? तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन टेंशन। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 62 का सी हो जाएगा। 63 देखिए। द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। जो है सेम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है आइसोट्रोपिक कहा जाता है, आइसोट्रोपिक। उसके बाद मिलाबिलिटी क्या है? धात वर्धिता क्या है? देखिए, एक धात वर्धिता होता है और एक अधात वर्धिता होता है। जैसे कि मिश्री आप जानते होंगे, मिश्री का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हैमर से अगर मिश्री को मारेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, हो जाएगा। उसी तरह कुछ धातुएं भी इस तरह के हैं कि जो कि अधात वर्धीय होते हैं। तो उसमें जो है अगर हैमर से मारेंगे, सोचेंगे कि इसको पतला करें मार के हैमर से, तो नहीं होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, वही होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि मेलेबिलिटी क्या है, गुण पूछ रहा है। तो इसमें देखिए बी जो ऑप्शन है उसमें कहता है फ्लैटर्ड इनटू थिन शीट। इसको क्या कह सकता है? पतली चादर में जो है फ्लैट किया जा सकता है, उसी को धात वर्धिता कहते हैं, मेलाबिलिटी कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 65। 65 क्या है? फेल्यूर ड्यू टू प्रिपेयर्ड और रिवर्सल स्ट्रेस इज कॉल्ड। फेल्यूर ड्यू टू फेल और रिवर्सल स्ट्रेस इज कॉल कर रहा है, प्रिपेयर्ड और रिवर्सल स्ट्रेस इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? इसको फैटिग कहा जाता है, फैटिग। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? यही आपसे पूछ रहा है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है, कोलकाता में है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 4 डिवीज़न भी आते हैं, जैसे कि आद्रा हो गया, खड़गपुर हो गया, चक्रधरपुर हो गया, रांची हो गया। ये सब डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ईस्टर्न रेलवे का जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता है। ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता ही, हावड़ा है। आगे देखते हैं। इसमें 4 डिवीज़न आते हैं, हमने बताया आपको 4 डिवीज़न, आद्रा, खड़गपुर, चक्रधरपुर और रांची। ठीक है, हम जो भी टेस्ट लेते हैं उसमें कौन सा हेडक्वार्टर में वो आता है वो भी लिख देते हैं ऊपर, आपको इससे भी याद हो जाएगा कौन सा जो डिवीज़न कौन सा हेडक्वार्टर में आता है। और उसका मुख्यालय भी आप याद कर लेंगे। जितने भी रेलवे के हेडक्वार्टर हैं उसके मुख्यालय याद कर लें, क्योंकि उससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या है? व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ व्हाट इज द कोड ऑफ LHB 3 टायर AC कोच। LHB 3 टायर का एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर हमको समझा दीजिए कि जो कोड कैसे होता है। देखिए, LHB अगर कोच है तो सबसे पहले में L रहेगा, बीच में नहीं, पहले में L रहेगा। ठीक है, W है वेस्टिबुल जरूर रहेगा, क्योंकि LHB कोच के जो
इंड इंड जो होते हैं, इंड लास्ट वाला जो होते हैं, वहाँ 2 यूआईसी रबर लगा रहता है, ठीक है, फ्रेम ब्लैक कलर का, उसी को वेस्टिबुल बोला जाता है, वेस्टिबुल रबर, ठीक है। तो डब्लू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, LHB 3 टायर पूरा है और AC बोल रहा है, तो AC है तो AC भी रहेगा, और 3 टायर रहेगा तो CN रहेगा, CN 2 टायर रहेगा तो CW रहेगा। ऐसे आपको याद करना होगा, 2 टायर रहेगा फर्स्ट क्लास रहेगा, 3 टायर रहेगा तो क्या होगा, और उसके बाद यहाँ कोड बैठाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझ लेंगे तो नहीं होगा, उसको याद करना होगा। और कोडिंग का जो है मटेरियल आपको मेरे पास है, जिनको जो भी हम हमसे मटेरियल परचेज करके पढ़ रहे हैं, अपना नाम और रोल नंबर लिख के भेजिए, वो मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा D, ठीक है। LHB हो जाएगा, वेस्टिबुल हो जाएगा, AC है और 3 टायर है, CN, तो इसका D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 8 डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड एयर ब्रेक कोच इज। हाई स्पीड जो एयर ब्रेक कोच होता है, देखिए पार्ट 1 में भी हमने इसके बारे में आपको बताया था, A डायमेंशन क्या होता है, E डायमेंशन क्या होता है। A डायमेंशन जो है कंट्रोलर हेड और बैरल ऑफ द फेस के बीच जो दूरी होती है, उसी को A डायमेंशन कहा जाता है। जो AC कोच होते हैं उसको हाई स्पीड कोच कहा जाता है, और उसमें 16 + 2 - 0 होता है। नॉन AC में 16 + 2 - 0 होता है, और AC कोच में 22 + 2 - 0 होता है। इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये AC का कोच माना जाता है, हाई स्पीड कोच इसी को कहा जाता है। और नॉन AC अगर आपसे पूछेगा तो 16 यानी 16 + 2 - 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कोच में भी अलग अलग होते हैं, जो कि हमने पहले बताया था, ठीक है, बहुत बढ़िया से उसको समझाया था। E डायमेंशन क्या है, A डायमेंशन क्या है, पार्ट 1 में आप जाके उसको देख लेंगे। 69 देखिए, फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन वाज इनॉग्रेटेड ऑन द रूट ऑफ। कौन से रूट पर पहले जो है वंदे भारत ट्रेन चली है, वो ये आपसे पूछ रहा है। तो पहली जो है वाराणसी और ये दिल्ली के बीच चली थी, तो इसका आंसर B हो जाएगा। और ये जो है 15 फरवरी 2019 को चली थी। इसका जो पुराना नाम था वो ट्रेन 18 था, ठीक है, और इसमें 16 कोच होते हैं। इतना क्वेश्चन, ये 16 कोच वाला भी क्वेश्चन आ चुका है कि कितने कोच होते हैं, तो इसका आंसर B हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉपेड टू। जो फुल सर्विस एप्लीकेशन करेंगे, देखिए इसमें एप्लीकेशन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मिनिमम एप्लीकेशन, एक सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन। जो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन है उसमें जो प्रेशर होता है BP का, वो 0.5 से 0.8 kg/cm² डाउन किया जाता है। जो सर्विस एप्लीकेशन होते हैं उनमें 0.8 टू 1 kg/cm² का प्रेशर डाउन किया जाता है। फुल सर्विस एप्लीकेशन जो है उसमें 1 से लेके 1.5 kg/cm² का प्रेशर गिराया जाता है BP में। इमरजेंसी जो एप्लीकेशन होते हैं 1.5 से 3.8 तक उसका होता है। तो आप सब ये जान गए, ठीक है। 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसका पूछ रहा है कि सर्विस एप्लीकेशन पूछ रहा है। तो सर्विस एप्लीकेशन हमने बताया कि 0.8 से 1 kg होता है सर्विस एप्लीकेशन। फुल सर्विस पूछ रहा है तो फुल सर्विस एप्लीकेशन हो जाएगा 1 to 1.5, ठीक है, 1.5 तक गिर जाता है, 1 to 1.5 फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक परफेक्ट गिर कर हो जाती है, तो इसका हो जाएगा 1.5, ठीक है। लास्ट वही पूछ रहा है, ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिखा है ना। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक प्रेशर ड्रॉप टू 1.5 तक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, D हो जाएगा। किस मेंटेनेंस शेड्यूल में कोच को यांत्रिक कारखाने भेजने की आवश्यकता नहीं है, मतलब विच मेंटेनेंस शेड्यूल नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड कोच इन मेंटेनेंस वर्कशॉप। जो मेंटेनेंस वर्कशॉप जो होता है उसमें छोटे छोटे काम नहीं होते हैं, बड़ा मेजर जो वर्क होता है इसी के लिए वर्कशॉप में भेजा जाता है। और SS1 जो है और IOH दोनों एक ही हैं, क्योंकि 18 मंथ्स पर होता है। जो SS1 शॉप शेड्यूल 1 उसी को IOH कहा जाता है। 18 महीने 36 मंथ पर होता है, ठीक है, 3 साल 6 साल और 12 साल पर होता है, तो इसी को IOH ही कहा जाता है। तो इसका आंसर D हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 72, कोडल लाइफ ऑफ ICF कोच। ICF कोच का जो कोडल लाइफ होता है 25 ईयर्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विच इज़ नोट द एडवांटेज ऑफ LHB कोच ओवर ICF कोच। LHB कोच और ICF के बीच का जो
एडवांटेज है, मतलब LHP में ज़्यादा जो है सुख सुविधा है, राइडिंग इंडेक्स अच्छा है, जो मेंटेनेंस का कॉस्ट अच्छा है। तो ये सब कौन सा जो है नहीं है ये पूछ रहा है, तो लो मेंटेनेंस, ठीक है। LHP में लो मेंटेनेंस है, बेटर पैसेंजर कंफर्ट है, ये भी सही है। लेजर वेट है, ये भी सही है, इसका वेट भी कम है। और हाई कोरोजन तो नहीं है, LHP कोच में तो कोरोजन कम होते हैं, मतलब जंग कम लगते हैं ICF के मुकाबले, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। फीबा का पूरा नाम है फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन है, ठीक है। फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, तो 74 जो है उसका हो जाएगा फेल्यूर ए, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह क्वेश्चन से देखिए इंडिकेशन की जगह आइडेंटिफिकेशन लिख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। रूल 3B ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डिस्कस अबाउट। जो रेलवे सर्विस का जो कंडक्ट रूल है, आचरण के जो नियम है, वो भी पढ़ना जरूरी है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और उसमें आपको पूछेगा कौन सा रूल से है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो यही पूछेगा। 3B जो है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ जो होते हैं उसको मानना है, ठीक है। मतलब हम लोग जो है रेल कर्मचारी हैं और रेल के सरकार के एक अभिन्न अंग भी हैं, क्योंकि सरकार की जो नीति आएगी उसमें हम लोग का योगदान रहेगा, उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उसको जो है क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेंस करना है, मतलब उसका विरोध नहीं करना है, सरकार की जो नीति है उसका विरोध नहीं करना है। तो यही है 3B, रूल नंबर 3B। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। P and Q देखिए ये मैथ आ गया। P and Q are in the ratio 5:6. The difference between their square is 99. The value of P is, P और Q के बीच जो है 5/6 का अनुपात है, और इसका जो वर्गों का योग है वो 99 है। तो P क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसको सॉल्व करना होगा और हम सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करेंगे। चलिए 76 का देखते हैं, 76 कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए P और Q का अनुपात 5:6 है, तो और इसका वर्गों का योग यानी कि 5 और 6 के वर्गों का योग 5 के, यानी कि 5P² प्लस 6P²। अगर ऐसा करते हैं तो 99 आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा अगर करते हैं तो नहीं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25P² हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, ये स्क्वायर यहाँ होगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36P² हो जाएगा। अब बराबर इधर 99 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 61। इसको जोड़ना नहीं, इसको घटाना है। अगर इसको घटाएंगे, ठीक है, तो 11 आएगा, 11P² आएगा। डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा था दोनों के बीच, और इधर 99 है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो P² का मान कितना हो जाएगा, 11 को 99 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा 3, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, P बराबर 3 हो जाएगा। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। P अगर 3 हो जाएगा तो P क्या है, P है 5, ठीक है। P है 5, तो 5 में 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और B में 15 है, ठीक है। तो इसका B हो जाएगा, 76 का हो जाएगा B। 77 देखिए, इफ 20% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50% ऑफ x माइनस वाई, देन x एंड रेशियो y इज इक्वल टू। मतलब जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, लॉन्ग है, लिखने में लॉन्ग है, सॉल्व करने में लॉन्ग नहीं है। कर रहा है x प्लस वाई, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई इसका 20% यानी 20/100, और ये बराबर है x माइनस वाई, ठीक है, इसका 50/100, दोनों बराबर है, ये बोल रहा है। इसको कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको कट करेंगे 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई बाई 5
इज इक्वल टू, उधर हो जाएगा, इसको कट करें तो 1/2 होगा, x माइनस वाई बाई टू होगा, x माइनस वाई बाई टू हो, ठीक है। अगर इसको गुना करेंगे ऐसे ऐसे तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, 2x प्लस 2y, उधर हो जाएगा 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y, ठीक है। इधर 2x है, उधर 5x है, तो इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा, ठीक है, -3x हो जाएगा, -3x। अच्छा y को देखते हैं, इधर 2y है, उधर 5y है, उधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 2y, 3y हो जाएगा, 3x माइनस 3y, ठीक है। इस तरह इसको नाइट कट गया। तो इधर -3x है, और उधर जो है -5y पहले से है, इसको लाएंगे तो +5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -7y हो जाएगा, +7y हो जाएगा, यानी कि 3x यानी कि हो जाएगा पूरा जगह नहीं बच रहा है, तो लास्ट में आपको आएगा जो है -3x बराबर उधर हो जाएगा -7y, ऐसा सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है। यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 7y, ठीक है। इसको अनुपात में बदलेंगे, x अनुपात, तो 7/3 हो जाएगा, x अनुपात y करेंगे तो 7/3 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, x अनुपात y ही पूछ रहा है, तो 7/3 हो जाएगा, और 7/3 जो है कौन सा ऑप्शन में है, सी में है, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या है, you go north turn right, then right again and then go the left, in which direction are you now। मतलब आप शुरू जो है उत्तर की ओर दाएं मुड़ते हो, उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है, आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। चलिए नॉर्थ की ओर जाएंगे पहले, ठीक है, उत्तर की ओर, फिर दाएं मुड़ेंगे, चलिए इसे दाएं मुड़ गया, उसके बाद क्या कर रहा है, फिर दाएं मुड़ेंगे, तो चलिए फिर दाएं मुड़ गया, उसके बाद क्या कर रहा है, फिर बाएं मुड़ेंगे, तो चलिए बाएं मुड़ गया। अब आपका डायरेक्शन किधर है यही पूछ रहा है, तो अभी इधर क्या है, ईस्ट में है ना, तो ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट कौन सा, बी में ऑप्शन है, बी। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। 79 देखिए, a/3 b/4 c/7 हो तो a/c का मान निकालना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जैसी हो, a का मान 3 समझ लीजिए, यानी कि 3, ये ट्रिक है, 3 + 4 + 7 बाई सी का रहा है, तो c का मान 7 है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 और 3 14 हो जाएगा, 14 में 17 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 कौन सा ऑप्शन में है, 79 का 2 ऑप्शन सी में है, तो इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 80। इफ ईच साइड्स ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज द सरफेस एरिया। मतलब एक घन है और इसका जो एक साइड, प्रत्येक साइड घन का, तो एक सभी साइड बराबर ही होते हैं, तो 50% बढ़ा दिया जाए, पहले 10 था तो अब 15 हो जाएगा, पहले 100 था तो अब 150 हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया में क्या होगा चेंज। स्क्वायर क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। देखिए मान लिया कि इसका जो सरफेस एरिया है शुरू में ए है, ठीक है, अब इसको 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है, यानी कि ए प्लस a/2 तो हो जाएगा 2a प्लस a/2, इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो यानी कि हो जाएगा 3a/2, ठीक है। सरफेस एरिया होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है इसका घन का, या क्योंकि 6 जो है इसका शतक होते हैं, फलक होते हैं इसके, तो हो जाएगा 6। 3a पहले से मालूम है, 50% बढ़ने के बाद, यानी कि 3a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा
9 का ए स्क्वायर बाई नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, इसको कटिंग करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, तो अब हो गया 27 ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये जो है आया इसका जो है क्षेत्रफल। अब इसमें पूछ रहा है कि 50% जो बढ़ने के बाद परसेंटेज में क्या होगा, इसका बढ़ेगा वृद्धि, वो आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको करते हैं, दूसरा देखते हैं। परसेंटेज में जैसे ही पूछेगा तो आप जिसके बारे में आपसे पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। और गुना कितना करना है, 100 करना है। इस तरह से करेंगे तो 125% आपका आएगा आंसर, वही आपका आंसर होगा। चलिए 81 देखते हैं। मिस्टर शर्मा इन्वेस्टेड ए अमाउंट ऑफ 25,000 इन फिक्स डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम 2 years। व्हाट अमाउंट मिस्टर शर्मा विल बी गेट ऑन मैच्योरिटी। मतलब कि 25,000 रुपये किसी बैंक में जो है 8% के कंपाउंड में इस चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रखा गया। ठीक है, 2 साल बाद उसको कितना मैच्योरिटी होगा, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन के केस में जैसे ही मिश्रधन आपसे पूछेगा तो इसका एक ट्रिक है कि मूलधन तो जरूर लिखेंगे। ठीक है, मूलधन तो जरूर लिखेंगे, और 100 में जो है दर को जोड़ के और फिर 100 से भाग देंगे, मतलब 108/100। और ऐसा जितना वर्ष पूछेगा उतना वर्ष लिखेंगे, 108/100। इसको हल करेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, डायरेक्ट मिश्रधन आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 0 2 0 3 0, इस 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, अब ये 5 से इसको 2 बार में काट सकते हैं, 5 से इसको 5 बार में काट सकते हैं, 2 से इसको 54 बार में काट सकते हैं। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, सबको गुना करेंगे तो 29,116 आ जाएगा, 29,160 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ टेबल एंड चेयर टुगेदर इज 69। टेबल और चेयर का जो खरीद रेट है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्रैमुल है, वो 69 है। इफ़ द टेबल कॉस्ट 30% मोर देन चेयर, टेबल का कॉस्ट जो है चेयर से 30% अगर ज़्यादा हो तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड द चेयर रेस्पेक्टिवली। मतलब दोनों का, पहले टेबल का फिर चेयर का। इस तरह क्वेश्चन में ये भी देख लीजिएगा, रेस्पेक्टिवली क्रमशः अगर लिखा हो तो पहले जो पूछेगा टेबल का उसी को पहले आपको देना है, क्योंकि पलट के भी आंसर ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 82। 82 में क्या है? टेबल का रेट हमने मान लिया, टेबल का रेट कितना मान लिया? 10 रुपये मान लिया। ठीक है, चेयर का मान लिया 10 रुपये, चेयर का 10 रुपये मान लिया, तो टेबल का कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 30% ज़्यादा है ना, तो टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 10 और 13 यानी कि दोनों का रेट अगर जोड़ेंगे तो 690 आएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 690। इसको कट करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू जो है 30 आया। 30 आया तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तेरह में 30 है, 13 10 माने थे, किसका पहले पूछ रहा है? पहले पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर रेस्पेक्टिवली। टेबल का पहले पूछ रहा है, तो टेबल कितना था? टेबल 13 था, तो 13 में 30 से गुना करेंगे तो 390 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चेयर का पूछ रहा है, तो चेयर 10 था, 10 में 30 से गुना करें तो 300 हो जाएगा, यानी कि 390 और 300, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा 83। देखिए, ए शॉपकीपर अलाउज 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 40% और 20%। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि a + y - ab/100, a + b - ab/100, यानी कि 30 40 है तो 30, ठीक है, 30 + 40 माइनस 30 गुना 40 बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, इसको कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट हो गया। नहीं, ये तो प्लस में कट नहीं होगा, इससे ये 2 0 से 2 0 कट हो गया। 30 और 40 हो गया 70, 70 और 4
3 जोड़ेंगे तो 70, अब 12 कितना हो जाएगा 82, यानी कि 70 12 82 हो जाए। ये तो 30 40 का लिए थे, लेकिन 3 पूछ रहा है ना, 20 का भी छूटा हुआ है। तो आप क्या करेंगे 82 के को 20 के साथ करेंगे, यानी कि 82 + 20 माइनस 82 इंटू 20/100। इसको 5 बार में कट गया, इसको 5 से भाग देंगे, 5 से एक बार में हो जाएगा, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा 16, फिर 2 बचेगा, ठीक है 2 बचेगा, 5 दूना 10। अब इसमें से इसको घटा दीजिए दोनों जोड़ के, 82 में है जोड़ेंगे तो 102 हो गया, और 102 में इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं नहीं, ये तो ये हो गया, इसका जो है 66.4 आता है, 66.4, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा इसी तरह, a + b - ab, बट कोई चिन्ह गलत हो गया होगा, तो इसको इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। a + b माइनस फॉर्मूला जो होता है a + b - ab/100 होता है, ठीक है। ये पहले 2 के साथ करेंगे, कोई भी 2 के साथ पहले करेंगे, फिर तीसरा के साथ करेंगे, इस तरह से करेंगे तो 66.4 आएगा आंसर घटा के, तो इसका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 84, जगह कम, अभाव कम है, इसकी वजह से थोड़ा नहीं हो पाता है। चलिए देखते हैं, एक क्रिकेट के पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। देखिए 10 ओवर में 3.2 था, यानी कि कुल रन कितना था, इसमें 10 से गुना हो जाएगा, तो 32 रन था 10 ओवर में। 282 रन के लक्ष्य का पहुंचने के लिए 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए, मतलब रन चाहिए 282 रन चाहिए, और 32 तो बन चुका है, तो 282 में से 32 घटा लेंगे, ठीक है 282 में से 32 घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। 250 रन चाहिए, कितना ओवर में चाहिए, 40 ओवर में। 250 में 40 से जो है डिवाइड कर देंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे तो इससे कट जाएगा, ठीक है। अब 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 6.25, 4 को इससे भाग देंगे 25 को, तो 6.25 हो जाएगा, यानी 84 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा 6.25, ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। सभी प्रश्न आसान ही होते हैं, ग्रुप डी लेवल के आते हैं, सिर्फ जो है आप जगह के अभाव में सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन बहुत ही आसान से प्रश्न सब होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 85। द एवरेज ऑफ वेट ए बी सी इज 45, इज द वेट ऑफ ए एंड बी 40 kg, देन बी एंड सी बी 43 kg, देन निकालना है, मतलब कि ए बी सी का वेट जो है 45 किलो है, तो टोटल वेट ए बी सी का हो जाएगा, टोटल ए बी सी का 45 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 5 × 15 हो जाएगा, 4 × 12 1 13 हो जाएगा, 135 किलो तीनों का हो गया। ए और बी का 40 है, ठीक है, ए प्लस बी का 40 है, तो यानी कि ए और प्लस बी का दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बी और सी का 43 है, बी प्लस सी का 43 है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 86। अब क्या पूछ रहा है, बी का वजन पूछ रहा है, तो बी का पूछ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें जो है ए बी सी तीनों का वजन है, इसमें से हम इसमें से ए और बी वाले को घटा देंगे तो बचेगा कितना, सी का वजन। तो 80 इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 0 गया, 5 हो जाएगा, और 13 में से 8 गया, 5 हो जाएगा, 55 साल। अब इसमें सी का मालूम हो गया कि 55 है, तो बी प्लस सी वाला में से 55 घटा देंगे, जो बचेगा वो बी का होगा, तो इसमें से 55 घटाएंगे तो 31 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो 85 का हो जाएगा सी, 85 का हो गया सी। 86 देखिए, स्टॉक मार्केट की पीएल नंबर कितना होगा, पीएल नंबर जो है 8 अंकों का होता है, हमने पहले ही बताया था कि 8 अंकों का पीएल नंबर होता है, इसका चेक डिजिट भी होता है, हर एक अंक का एक जो है कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे फर्स्ट 2 डिजिट का क्या होगा, लास्ट डिजिट का क्या होगा, ये सब हमने वीडियो में बताया है, और जो स्टोर से रिलेटेड एक मटेरियल भी हमने बनाया है, और आपको सबको दिया भी है, किसी को नहीं मिला हो तो नाम और रोल नंबर लिख भेज के ले सकते हैं। उसमें पीएल नंबर का कैसे चेक डिजिट निकालते हैं, एक एक अंक का क्या मान होता है, वो भी आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रेलवे के टिकट्स जो होते हैं उसका पीएनआर नंबर कितने अंकों का होता है, तो पीएनआर जो है 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88।
डैश इज क्रिएटेड फॉर परचेज ऑफ नॉन स्टॉक आइटम। नॉन स्टॉक आइटम को परचेज करने के लिए S1302 फॉर्म यूज होता है। S1302 यूज होता है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया है। ये तो जो है क्या बोलते हैं, डेड स्टॉक के लिए होता है, ऐसा इसका यूज होता है। तो लेकिन अब ये ऑप्शन में यही जाना पहचाना है, इसको आप ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर 1302 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक और यूट्यूब चैनल वालों ने भी अपलोड किया है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे मटेरियल ख़रीदा है। आप जो है सभी, कोई भी वीडियो अपलोड करता है कोई भी यूट्यूब चैनल, तो आप उसको देखिए, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगे तो उसका जो स्क्रीनशॉट लेके हमसे पूछ लीजिए। क्वेश्चन कोई भी अपलोड करें, उसको देखने में कोई गलत बात नहीं है। ज्ञान जहाँ मिले वहीं से ले लेना चाहिए। ऐसा बहुत बड़े महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान जहाँ मिले वहीं से ले लेना चाहिए। तो आप कोई भी वीडियो चैनल देख सकते हैं, सिर्फ यही है कि उसमें गलत थोड़ा ज़्यादा रहता है, और गलती की वजह से आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे, और कन्फ्यूज होकर एक दो आंसर भी यदि गलत किया है, अगर 1 नंबर आपका गलत है तो 1.33 मार्क्स आपका कट जाएगा। 2 करते हैं तो 2.66 मार्क्स कट जाएगा। 3 करते हैं तो 4 मार्क्स कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अन्य चैनल वाले भी अपलोड करते हैं, मैं क्वेश्चन को रिजर्व रखता हूँ टेस्ट के लिए, सोचता हूँ कि टेस्ट लूँ, लेकिन उससे पहले ही दूसरे चैनल वाले उसको अपलोड जो है बना देते हैं वीडियोस। हालांकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी रहते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। हमारा जो है टेस्ट का रूल्स भी बदल दिया है, इसी की वजह से टेस्ट रूल बदला है कि पहले से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता था। यदि कुछ क्वेश्चन अपलोड हो भी जाएंगे दूसरे यूट्यूब चैनल से, तो हम क्या करते हैं कि जो भी इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो इसमें अभी आपको दिखाएंगे लास्ट में, इजी क्वेश्चन कौन कौन चेंज किया है, उसको हम चेंज करते हैं। 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन चेंज करके उसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देते हैं, तो टेस्ट का मज़ा आ जाता है। और आपको सीरियल नंबर भी गड़बड़ हो जाता है, तो आप चीटिंग भी जल्दी से नहीं कर पाइएगा। और मेन उद्देश्य होता है आपको जो है नए नए क्वेश्चन से अवगत कराना, जो पैटर्न वर्तमान क्या चल रहा है वो चलाना। इसीलिए जो है हर टेस्ट जो होता है प्रीवियस ईयर से होता है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप ज्ञान कहीं भी मिले ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखने पर भी आपको गलत लगे तो उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और हमसे उसका पूछ लीजिए कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, बशर्ते कि आप हमसे जुड़े हों। क्योंकि सबको ऐसा अलाउ करेंगे तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे, उतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है। टाइम रहता तो अन्य चैनल वाले जैसा हम भी खूब वीडियो बनाते। हम वीडियो उतना बना नहीं पाते हैं क्योंकि हमसे जुड़े हुए लोग बहुत सारे हैं, और उनका जो है होमवर्क बहुत हो जाता है। जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज खोलते हैं, कम से कम 200, 300, 400 इस तरह से मैसेज रहते हैं, उसका रिप्लाई देने में ही 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। ठीक है, बाकी जो है टेस्ट को क्वेश्चन अरेंज करने में, टेस्ट का क्वेश्चन को सेट करने में, उसका आंसर सेट करने में, उसका कॉपी चेक करने में, उसका रिजल्ट बनाने में, ये समय भी टाइम लगता है, और मेरी खुद की ड्यूटी भी है। ठीक है, तो थोड़ा समस्या का समाधान करना होगा। यदि हमसे जुड़ जाते हैं तो आपका पूरा काम होगा, क्योंकि वो लिमिट है, जुड़ने वाले लोग लिमिटेड हैं, नहीं जुड़ने वाले लोग अनलिमिटेड हैं, उनका काम बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं बीच बीच में जो भी समय मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। एट प्रेजेंट ऑन विच पैटर्न इंसेंटिव इज गिवन इन मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर। गोरखपुर में जो वर्कशॉप है उसमें किस पैटर्न पर जो है दिया जाता है इंसेंटिव, तो CLW पैटर्न पर दिया जाता है। एज पर सेक्शन 2 इन फैक्ट्रीज एक्ट हु विल बी कॉल्ड एज एडल्ट। फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 2, सेक्शन भी याद रखना है इसमें, कि जो एडल्ट का जो कॉलिंग है, मतलब किसको एडल्ट कहा गया है, वो कौन से सेक्शन में है, तो वो 2 सेक्शन में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 18 साल से ऊपर के जो लोगों को जो है एडल्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हाउ मेनी आवर्स इन ए वीक कैन बी एडल्ट वर्क एज पर फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो है कितने घंटे सप्ताह में काम करना है, तो 48 आवर्स काम करना है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 टू 351 गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। ये कौन से पार्ट में है, ये आपसे पूछ रहा है, कौन से पार्ट में है। तो पार्ट इसका जो है 17वां भाग 17 है, और इसमें 343 से 351 टोटल 9 आर्टिकल हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने आर्टिकल हैं, तो 9 आर्टिकल हैं। ठीक है, सब राजभाषा से रिलेटेड है। आगे देखते हैं 93, फुल फॉर्म ऑफ PTO। ये भी क्वेश्चन चेंज करना था, मिस हो गया। ठीक है, ये इतना इजी क्वेश्चन तो इसमें नहीं रहना देना चाहिए। तो इसका होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ठीक है, क्या होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ये C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए,
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के जो पार्लियामेंट्री कमेटी होंगे उसमें 30 मेंबर होंगे और राज्यसभा से 10 होंगे, लोकसभा से 20 होंगे। सी ए हो जाएगा 94 का। 95 देखिए। हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ईयर परमानेंट टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉय जो है LAP पाने का कैलेंडर वर्ड्स में पूछ रहा है। ये इसमें ये भी आपको ध्यान देना है कि मंथली पूछ रहा है कि ईयरली पूछ रहा है। वर्ड्स में 30 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 2-3 क्वेश्चन जो है मिस हो गए हमसे, इसको चेंज करना था। वेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अलग है, ठीक है, एक्ट अलग है, अमेंडेड अलग है, सबका अलग अलग 4-5 जो क्वेश्चन जो है एकदम क्लोज क्वेश्चन है, ये सब आपको याद करना चाहिए, ठीक है। तो 96 का हो जाएगा ए। 1976 में ये अमेंडेड हुआ 96 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 96। और ये पास हुआ उन्हें 96 में और 1976 में, अमेंडेड 1987 में हुआ है। दोनों बात याद रखिएगा। 91 देखिए, 96 और 97 देखते हैं। हाउ मेनी डार्ट कलेक्टर आर फिटेड इन अंडर फ्रेम माउंटेड एयर बैग सिस्टम ऑन एवरी कोच। डार्ट कलेक्टर जो है कितने होते हैं, तो डार्ट कलेक्टर हाउ मेनी पूछ रहा है, कितने होते हैं। तो डार्ट कलेक्टर 2 होते हैं, ठीक है। अंडर फ्रेम माउंटेड एयर बैग सिस्टम में 2 और डार्ट कलेक्टर फिट होते हैं। जो कोचिंग स्टॉक में जो है जो डार्ट कलेक्टर हैं वो 2 वे होते हैं। वैगन स्टॉक में जो डार्ट कलेक्टर होते हैं वो 3 वे होते हैं, ठीक है। डार्ट कलेक्टर क्या करता है, DV में पहुंचने से पहले एयर को क्लीन करता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। द चेयरमैन ऑफ रेलवे हिंदी सलाहकार, रेल हिंदी सलाहकार समिति का जो चेयरमैन होता है, रेल हिंदी सलाहकार समिति, इसका जो चेयरमैन होता है रेल हिंदी सलाहकार समिति का, वो रेलवे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99। हाउ मेनी डेज ऑफ LAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय इन हिज होल सर्विस। होल सर्विस में कितना LHAP कर देंगे तो अनलिमिटेड है। आप जानते हैं कि सिक लीव जो होता है अनलिमिटेड होता है, लेकिन LAP अनलिमिटेड नहीं होता है। 300 तक कर सकते हैं, 315 तक जाएगा, 316 नहीं हो पाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एक्सेप्ट हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। मतलब हिंदी जो है देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसका बी हो जाएगा। इसीलिए तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 101 देखिए। मैक्सिमम LAP कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू अ रेलवे सर्वेंट शैल बी डेज। रेल जो है रेल सेवा को एक बार में दी जाने वाली अधिकतम LAP कितनी है, तो 180 डेज ए मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102। राजभाषा नियम के अनुसार गुजरात जो है बी रीजन में, तो गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ ये सब बी रीजन में आता है, तो बी हो जाएगा 102 का। बी हो जाएगा 103 देखिए। CWM is competent to sanction X India leave to non-gazetted railway servant working in workshop up to। जो X India leave जो होता है वो CWM 2 ईयर्स तक का सैंक्शन करने का उसको अधिकार है, ठीक है। याद रखिएगा 2 ईयर्स, इसमें 180 120 नहीं होगा, ये 2 ईयर्स होगा। इसका 103 का हो जाएगा सी। 104 देखिए। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है, तो 104 का ही जाएगा 343 के 1, ठीक है। ये है हिंदी जो है देश की राजभाषा है, ये आर्टिकल 343(1) में कहा गया है। 105 देखिए। 105 द मैक्सिमम लिमिट अप टू डेज SCL मतलब स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी सैंक्शन टू अ रेलवे एम्प्लॉय फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट इवेंट टू अ नेशनल और इंटरनेशनल जो है महत्व के इम्पोर्टेंस के लिए जो छुट्टी मिलते हैं एथलीट खिलाड़ी को, वो 90 डेज का होता है, ठीक है, 90 डेज। आगे देखते हैं 106 क्वेश्चन नंबर 106। वीडियो को लास्ट में बताएंगे। यदि कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको हमारा जो है नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा,
और क्या क्या सुविधाएं हैं वो सब आपको बताया जाएगा जुड़ने पर। 106 देखिए, इन विच ऑर्डर द स्टेशन नेम आर डिस्प्लेड एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर जो स्टेशन का नाम होता है वो किस ऑर्डर में होता है, मतलब ऊपर कौन सी भाषा, नीचे कौन सी भाषा, बीच में कौन सी भाषा होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो वहाँ की प्रादेशिक भाषा होगी जो कि लोकल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, उसके बाद हिंदी होगी और लास्ट में इंग्लिश होगी, तो इसका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 107, व्हाट इज द डेट फ्रॉम विच द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968 कम इनटू फोर्स। वो डेट पूछ रहा है कि जिस डेट में डिसिप्लिन अपील रूल जो है अस्तित्व में आया, फोर्स में आया, तो 1 अक्टूबर 1968 होता है, तो इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, इन विच आर्टिकल इन प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो भाग 5 वाला पूछ रहा है, ठीक है, भाग 17 वाला नहीं पूछ रहा है। तो भाग 5 में जो है आर्टिकल 120 है, ठीक है, इसका ए हो जाएगा, 108 का ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हमने चेंज करके आपको डिफिकल्ट वाला जानबूझ के दिया था, क्योंकि राजभाषा से बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं और आपको सब आता भी है। 109 देखिए, फॉर टेस्टिंग C3W टाइप KE टाइप DV आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम 0 to 3.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर टू इतना, मतलब ब्रेक एप्लीकेशन का टाइम पूछ रहा है। ये सब जो इतना है ये सब एक्स्ट्रा इसी लिखा हुआ है। आपको पूछना है कि ब्रेक एप्लीकेशन का टाइम क्या होता है, तो 3 to 5 सेकेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं 110, अंडर विच सेक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 डॉक्यूमेंट विल बी इशूड बाईलिंगुअली इन हिंदी इन इंग्लिश। कौन से जो है एक्ट के तहत जो है डॉक्यूमेंट्स को दोनों लैंग्वेज में जो है ये जारी करना है, तो वो होता है सेक्शन 33, ठीक है। तो ये हो गया गोरखपुर का क्वेश्चन। देखिए इस तरह से हमारा जो है आंसर आपको मिलता है, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा लास्ट में आंसर आएगा, ठीक है, सबका आंसर लिखा हुआ रहेगा। आप चाहें तो बार बार इसको टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये नीचे है, ऊपर में कुछ भी आंसर नहीं है। आप बार बार टेस्ट दे के अपने को चेक कर सकते हैं, और खुद को चेक कर करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है। टोटल इसमें 23 चेंज क्वेश्चन किए गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन चेंज किए गए थे? पहला जो क्वेश्चन था उसमें करा था कि पीरियडिटी ऑफ IOH ऑफ ICF को, ICF के IOH जानते हैं, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर IOH ऑफ ICF कोच। ICF कोच के IOH की जो पीरियोडिसिटी होती है वो 9 मंथ होती है, 9 मंथ, 12 नहीं 9, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूली बिल्ट 30 तारीख है ना, 30। न्यूली बिल्ट अगर कोच अगर आपसे पूछेगा न्यूली बिल्ट तो आप 12 लगाएंगे, न्यूली बिल्ट नहीं लिखा है तो ये 9 मंथ होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है क्या है, चेंज किया गया था, बफर द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट ऑफ रेल लेवल टू सेंटर ऑफ। मैक्सिमम स्टैंडर्ड सब जानते हैं 1105 होता है, मिनिमम 1030 होता है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया था। LHB कोच आर प्रोवाइडेड विथ टाइप ऑफ बेयरिंग, किस प्रकार के बेयरिंग का यूज होता है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्टिज टाइपर रोलर बेयरिंग वाला। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म LHB, ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इसको चेंज नहीं करें तो बेकार है। 8 नंबर क्वेश्चन है, LHB पहिए पर कितनी ब्रेक डिस्क लगी होती है, ये भी जानते हैं सब, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन, इसके जगह जो 8 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन मैंने सेट किया है, आप देख लेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन LHB बोगी एंड कार बॉडी के बीच जो होता है वाइड डैम्पर होता है, ये भी बार बार पूछा जाता था, तो इसलिए इसको चेंज कर दिया गया था। SS2 का पीरियडिसिटी पूछ रहा है, तो 3 साल या 12 लाख किलोमीटर होता है, ये बार बार होता है। उसका 13 नंबर क्वेश्चन जो था, LHB कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का उपयोग होता है, तो जितने चक्के उतने सिलेंडर, ये भी हमने चेंज कर दिया था। अगला क्या है, विच टाइप ऑफ CBC, एच टाइप होता है, बहुत ही आसान था, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। व्हाट टाइप ऑफ फुल फॉर्म CDTS, ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म WRA, वाटराइजिंग अपैरेटस, ये भी हमने चेंज कर दिया था। 28 नंबर क्वेश्चन क्या था, विथ रिस्पेक्ट ऑफ किलोमीटर फ्रिक्वेंसी ऑफ SS2, तो 6, 12, 24 होता है। उसके बाद द फुल फॉर्म PAV है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व होता है, ये भी बहुत आसान से प्रश्न थे, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। उसके बाद 39 में क्वेश्चन था, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन द ब्रेक विल बी क्या है रिलीज, और रेड करेगा तो अप्लाई होगा, ये भी बहुत ही आसान सा था। इंटरनल चेक जो है UST से होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ये भी आसान था। उसका ब्रेक पाइप प्रेशर का 5 kg होता है, फीड पाइप का 6 kg होता है, ये बहुत बार बार इसको यूज किया गया था, इसलिए इसको चेंज किया गया। और इसके जगह जो क्वेश्चन दिया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन चेंज किया जाता है, 200 लीटर का एयर रिजर्वायर होता है,
एक 125 और एक 75, दोनों मिलाकर हो गए 200। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलएचबी? कोच का लेंथ पूछ रहा है 23,540 होता है। लेंथ ओवर बफर पूछे तो 24,000 होता है। उसके बाद विच बोगीज प्रोवाइडेड एलएचबी, कौन कौन सा बोगी लगता है तो Fiat होता है। उसके बाद SS1 का पूछ रहा है 18 मंथ होता है या प्लस माइनस 30 डेज होता है। उसका 75 नंबर क्वेश्चन था CBSE का, जो है अधिकतम ऊंचाई है, 2 बार आ गया था, इसको भी चेंज कर दिया। उसके बाद जो है विद इन विच पीरियड पेटर्निटी लीव जो है 6 मंथ के अंदर ले सकते हैं, ये भी बहुत आसान था, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। 109 नंबर क्वेश्चन है विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज टू मेजर पेनल्टी चार्ज अंडर द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। मेजर पेनल्टी चार्ज जो है स्टैंडर्ड 5 होता है B, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। इतने क्वेश्चन आपको चेंज करके उसके जगह नए क्वेश्चन दिए गए थे, इसलिए क्योंकि नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो एग्जाम में बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। अब जो नए लोग हैं यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए उनको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आप जुड़ेंगे तो आपको 3,000 रुपये पेड करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या है कि आपको एक जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन के PDF के रूप में जो है मिलेंगे टॉपिक वाइज। लगभग 40 से 50 PDF मिलेंगे जो कि हर सेक्शन से होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम में आपको आएंगे। दूसरा क्या है कि अलग से एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा कुछ प्रॉब्लम होता है तो सॉल्यूशन के लिए। तीसरा आपको टेस्ट सीरीज के लिए एक रोल नंबर दिया जाएगा। चौथा है कुछ रिकॉर्डेड वीडियो जो है जो कि आप पेड करने वाले ही देखते हैं, वो वीडियो के लिंक आपको दिए जाएंगे। आप आराम से उसको जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, ऐसा लिमिट नहीं है कि 2 बार देखेंगे तो वीडियो जो है ख़त्म हो जाएगा, जितनी बार चाहे देख सकते हैं, ठीक है। 10 सेट प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया जाएगा, ठीक है। इन सब के लिए 3,000 लिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज जो आप चल रहा है हमारा, जो कि 88 टेस्ट हो चुका है, ठीक है। ये संडे जो है 89 नंबर का टेस्ट होगा। जैसे ही 90 नंबर टेस्ट कंप्लीट होगा वॉल्यूम 9 भी सबको मिल जाएगा। जिन्होंने टेस्ट में भाग लिया होगा उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और जो नहीं भाग लिए होंगे उनसे जो है टेस्ट का जो फ़ी था वही लिया जाएगा, बस 250 रुपये एक वॉल्यूम का लिया जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो है फैसिलिटी है। जुड़िए, हम आपसे जो है विश्वास दिलाते हैं कि एक बार जुड़ेंगे तो मेहनत करके हम जो है आप लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत आपके लिए काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा होगा वैसा फ़ोन मैसेज कीजिएगा। नंबर हमारा जो है 8121390916 है, ठीक है। इसी नंबर पर आप फ़ोन व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।